बच्चों, आज हम कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित बीए प्रथम वर्ष का जो अपना सिलेबस है उसमें हम आगे हिंदी कहानियों के विकास को अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उसी क्रम में यहाँ पर प्रेमचंद से पूर्व हिंदी कहानियों का अध्ययन करने के पश्चात प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानियों का अध्ययन करेंगे। तो प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी यानी प्रेमचंद के साथ साथ प्रेमचंद भी और प्रेमचंद के साथ अन्य कहानीकार भी इस युग में आते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेमचंद की। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हुई। और प्रेमचंद का वास्तविक नाम प्रेमचंद नहीं था, इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। तो ये 1 नंबर का प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय जी। प्रेमचंद जी हिंदी के एक युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं, यानी एक युग का निर्धारण करने वाले कहानीकार प्रेमचंद जी माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी के अंदर जो कहानी विधा है उसे एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। इन्होंने सबसे पहले जो लेखन प्रारंभ किया वो उर्दू भाषा में किया। उर्दू भाषा में इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना प्रारंभ किया और उर्दू भाषा में लिखा हुआ इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन जो 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह उर्दू भाषा का जो नवाब राय के नाम से ये लिखा करते थे, लेकिन देशभक्ति की भावना से, स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत होने के कारण अंग्रेजों ने इस कहानी संग्रह को जला दिया। एक प्रकार से प्रेमचंद के जीवन में यहाँ पर ठहराव आता है, उनकी लेखनी को विराम मिलता है, लेकिन लेखक कब अपने विचारों को कैद रख सकता है। आगे चलकर इन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया और हिंदी में इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना प्रारंभ किया और ये प्रेमचंद नाम ही इनका हिंदी कथा साहित्य में अमर हो गया। हिंदी में लिखा गई इनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इनकी अंतिम हिंदी कहानी थी कफन जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यानी इन्होंने हिंदी में जो कहानी विधा लिखी वो 1916 से 1936 यानी 20 वर्ष के जो इनका समय था, जिस समय इन्होंने हिंदी भाषा में कहानियों की रचना की, उस 20 वर्ष के समूह में इन्होंने प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियों की रचना की। उन 300 कहानियों का प्रकाशन मानसरोवर के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद ने हिंदी में कुल 300 कहानियों की रचना की और ये 300 कहानियां मानसरोवर के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। अब बात करें हम प्रेमचंद की कहानियों की विषय से संबंधित, तो प्रेमचंद की कहानियों का जो विषय है, जो विषय विविध है, जो विविधता इनकी कहानियों की विषय में है, वो अपने परिवेश से, अपने आसपास के जीवन से और ग्रामीण परिवेश से खासकर जुड़ी हुई है। इनकी कुछ कहानियों में ग्रामीण परिवेश होने के साथ साथ उस काल के शहरीकरण की, स्कूल कॉलेज की, उन विषय वस्तु को भी इन्होंने आधार बनाया है। तो ये प्रेमचंद की कहानियों की विषय वस्तु से संबंधित बात हुई। हम बात करें प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य में हिंदी कहानी को जो आकार प्रदान किया, जो उच्च स्तर प्रदान किया, वो कोई और कहानीकार प्रदान नहीं कर पाया। इसलिए हम प्रेमचंद जी को हिंदी कहानी का सम्राट भी कहते हैं। इनकी कहानियों में जो विषय वस्तु मिलती है वो इन्होंने अनेक समस्याओं को अपनी कहानियों के माध्यम से उठाने का प्रयास किया। जैसे इनकी कहानियों की जो प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं की हम बात करते हैं तो जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण की समस्या। हम मानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि प्रधान देश के अंदर जमींदारी प्रथा चली आ रही थी।
तो जमींदार किसानों का जो शोषण हो रहा था उस समय, ये बात 1930 के आसपास 25 के आसपास की है। तो उस समस्या को प्रेमचंद जी ने सबसे पहले अपनी कहानियों में उठाया था। उसके बाद उन्होंने एक समस्या उठाई थी छुआछूत की समस्या, यानी भेदभाव की समस्या। ये जातिवाद से संबंधित एक समस्या हुई थी। इस समस्या का को भी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में उठाया। इसके अलावा रूढ़ि एवं अंधविश्वासों की समस्या, यानी ऐसी समस्या जो परंपरा दर चली आ रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही है। अंधविश्वास के नाम पर हम देखते हैं आए दिन न्यूज़पेपर्स में हमें देखने को मिलता है कि उसके चिमटा लगा दिया, उसके लगा दिया, तो ये क्या हुआ, एक अंधविश्वास, आत्मा भटक रही है। तो ये ऐसी अंधविश्वास परंपरा के नाम पर, रूढ़ी के नाम से हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उस अंधविश्वास को अपना रहे हैं। उस समस्या को भी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में उठाया। संयुक्त परिवार की समस्या, आज के समय में संयुक्त परिवार बचे ही नहीं। आज के समय में संयुक्त परिवार विघटन हो चुका है, परिवार एकल हो गया है। तो उस संयुक्त परिवार में किस प्रकार सभी लोग रहते थे, तो उस समस्या को भी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में उठाया है। भ्रष्टाचार की समस्या, भ्रष्टाचार जो आज देश में हर विभाग में हर आदमी तक व्याप्त हो चुका है, उस समस्या को भी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में उठाया है। इसके अलावा व्यक्तिगत जीवन की समस्या कुछ भी हो सकती है, पर्सनल समस्याएं, उसको भी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में उठाया है अपने, और उनके समाधान देने का भी उन्होंने प्रयास किया है। हम बात करें प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद ने सबसे पहले, यानी इनकी जो हिंदी कहानी हमें मिलती है 1916 से, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो कहानी लिखी वो उर्दू भाषा की कहानियाँ थी। 1916 में इन्होंने हिंदी भाषा में लिखना प्रारंभ किया। तो इनकी जो प्रारंभिक हिंदी कहानियाँ हैं वो आदर्शवादी है। अब बात आती है आदर्शवाद क्या है, तो आदर्शवाद वो है जो लेखक जो उसमें परिवर्तन कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार उसमें परिवर्तन दिखा सकता है, वो आदर्शवाद है। इनकी जो प्रारंभिक कहानियां, जैसे पंच परमेश्वर को ले लो या सदन से खिलाड़ी को ले लो, ईदगाह को ले लो, ये इनकी क्या आदर्शवादी कहानियां हैं। इन्होंने, लेखक ने अपनी इच्छा अनुसार पात्रों के व्यवहार में परिवर्तन किया। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो ईदगाह कहानी के अंदर इन्होंने जो बालक हामिद का वर्णन किया है। एक 7 साल का बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि वो मेले में जाता है और मेले में अन्य बच्चों के साथ जो उनके साथी होते हैं वो सब खिलौने लाते हैं या खाने की चीजें लाते हैं, और ये अपनी चाची के लिए रोटी सेकने के लिए चिमटा लेके आता है। तो एक ये बाल मनोविज्ञान से अलग हटके एक आदर्शवादी कहानी लिखी। बच्चा इतना आदर्शवादी इन्होंने बना दिया जो संभव नहीं है। लेकिन इन्होंने के बाद की जो कहानियां लिखी, अपने जीवन के उत्तरार्ध में जब प्रेमचंद जी आते हैं तो इनकी कहानियों में आदर्श का फुट आता है, यानी यथार्थ का फुट आता है, यानी जो जैसा है उसे उसी रूप में दिखाने का इन्होंने प्रयास किया। कफन की रात और फूस 2 ऐसी कहानियां हैं जो इनकी आदर्शवादी कहानियां मानी जाती है। अब हम बात करें प्रेमचंद के जीवन में जो हिंदी कहानियों का समय था 20 वर्ष का, इसमें 1930 से लेकर 1936 का जो 6 वर्ष का समय था, इनकी कहानी कला का उत्कर्ष काल था, सर्वोत्कृष्ट काल माना जाता है। क्योंकि इस काल में जो कहानियां लिखी जा रही थी वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और जीवन के यथार्थ से संबंधित थी। मन का विश्लेषण, मन के अंदर जो भाव आते हैं, मन की जो विचारधाराएं होती है, उनको प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से और जीवन की वास्तविकता को समझाने का प्रयास इन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में जो कहानियां लिखी उनमें दिखाया गया है। क्योंकि इन कहानियों में घटना और कथानक को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि उस कहानी की मूल संवेदना को पाठकों तक पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की है। यानी कहानी का क्या कहना चाहता है, उस कहानी का मूल उद्देश्य क्या है, यह बताने का प्रयास उस कहानी में प्रेमचंद जी ने किया है। हम बात करें प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों की, वैसे तो हम चर्चा कर चुके हैं। प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 हिंदी कहानियों की रचना की जो मानसरोवर के 8 खंडों में विभाजित हैं। लेकिन इनकी प्रमुख कहानियों की हम बात करें तो प्रेमचंद ने अपने जीवन में जो प्रमुख कहानियां लिखी वो इस प्रकार है: पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, गृहदाह, परीक्षा, सवा सेर गेहूं, आत्माराम, सुजान भक्त, माता का हृदय, गजाकी, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, नशा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, लॉटरी, फूस की रात और कफन, ये इनकी प्रमुख कहानियों में मानी जाती है। तो ये आज के अपने इस वीडियो में हमने प्रेमचंद को पढ़ा।
अगला जो हमारा वीडियो होगा वो प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी होगी, लेकिन उसमें प्रेमचंद के अलावा उसके समकालीन जो अन्य कहानीकार हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।